Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Okay, so how are you all? Fine. ठीक है. How was your last class? मतलब कुछ किसी ने कुछ पढ़ा, कुछ ओवरव्यू लिया घर जाके या नहीं? या सब अपने अपने? आपने तो पहले से पढ़ रखा है. बाकी और किसी ने कुछ रिवाइज किया, कुछ देखा या यहीं स्टॉप कर दिया? यहीं कर दिया. मुझे ऐसा लग रहा है सबके फेसेस से. चलो कोई बात नहीं, तो जब एग्जाम आएगा तब पढ़ना. वैसे अगर मतलब इतना हार्ड नहीं होता ये, आई नो कि सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आफ्टर दिस, तभी आप लोग नॉन रेगुलर डिस्टेंस लर्निंग करते हो. बट अगर कभी पूरे वीक में आपको 1 आवर भी अगर स्पेंड करने को मिलता है ना, तो स्पेंड 1 आवर भी नहीं लगता. 1 आवर क्लास लेने में लगता है, जब आप लेकिन पढ़ोगे ना तो वो हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, अगर आपको माइंड में था कि क्या कराया था क्लास में. ठीक है, तो इट्स प्रेफरेबल, इट्स एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 1 वीक में हाफ एन आवर तो दो, और जितना हुआ होता है ना वो आपका सारा ब्रश अप हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो टुडे किसी को कोई डाउट है पहले तो मुझे बता दो, ऐसे किसी ने पढ़ा ही तो डाउट कहाँ से आएगा. चलो, सो नेक्स्ट क्लास के लिए 2 क्लासेस का पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, वो सबके अपनी अपनी थ्योरीज के अकॉर्डिंग होता है ना. वहाँ जीन पियाजे अभी आपने पढ़ लिया ना, अभी इन सबको तो पढ़ाना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे ना फिर. ठीक है ना. अब आप प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो 2 इयर्स का जो बच्चा होता है उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस होना स्टार्ट हो जाता है. उसको पता है कि अगर आप उसके लिए पेंसिल लेकर आए हो तो वो उसी के लिए ही पेंसिल है, और उसको वो पेंसिल को पेंसिल ही बोलता है ना. हाँ, है ना. तो वो होता है ना, तो जीन पियाजे में 3 इयर्स बोल दिया. अब हम एग्जैक्टली वो नहीं करते. 2 और 3 के बीच में 2.5 वाले बच्चे भी तो होते हैं, उनको तो ये लोग कहीं मेंशन ही नहीं करते हैं. ये कैटेगरीज कैसे डिवाइड करते हैं, 0 to 2, 3 to 4 ऐसे करके करते हैं ना. तो वो हम एक ओवरऑल मतलब एक क्रक्स लेते हैं, बेसिक लेते हैं. हम ऐसे एग्जैक्टली वो नहीं करते हैं. हम लोग इन्फेंसी चाइल्डहुड वाला बेसिक एक क्रक्स लेके चलते हैं. ठीक है, 0 to 2, 2 to 3 ऐसे वाला चलते हैं. मतलब अगर आप 5 ईयर का बच्चा बोलो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस होते तो दैट इज अ लेम थिंग. ऑब्वियसली 5 इयर्स का बच्चा तो कितना ज्यादा एडवांस आजकल हो जाते हैं. आजकल 5 इयर्स के बच्चों को सेंटेंस मेकिंग भी आ जाती है और सब कुछ आ जाता है. कॉन्वर्सेशन, दे कैन कॉन्वर्स इन इंग्लिश, है ना. तो वो चीज वो हो जाती है. हम लोग एक कैटेगरी लेके चलते हैं, एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं, और बाकी वो वेरी करता है इंडिविजुअल डिफरेंस में. ठीक है, ओके. लास्ट टाइम वी एंडेड विद दिस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना. तो मैंने आपको बताया था दैट इन योर सिलेबस इट इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस. आपको एक ओवरव्यू दिया था, इसमें आपको मैं वही एक बार रिवाइज करवा रही हूँ बेसिकली. आप रीड करना, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है. ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आता इतना क्वेश्चन. ये 1 मार्कर्स आते हैं जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हो. इससे अभी के लिए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें इतने नहीं होते हैं. ठीक है, तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना. इसमें जितना भी हमने क्लास में डिस्कशन करी थी लास्ट टाइम, ये सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है. टुडे वील मूव ऑन टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अब इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, थ्योरीज. ठीक है, वी हैव 3 साइकोलॉजिस्ट इन दिस यूनिट, जीन पियाजे, कोलबर्ग एंड कौन सा था, वाइगोस्की. हाँ, वाइगोस्की. ठीक है, वी हैव 3 थ्योरिस्ट और ये तीनों के तीनों पढ़ने हैं. जीन पियाजे नो डाउट इट इज वेरी 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 वेरी, मतलब जितना बोल दो उतना इंपॉर्टेंट है. बट ये सोच के मत जाना कि जीन पियाजे ही पढ़ लेंगे और पेपर में आ जाएगा. एट टाइम्स ट्विस्ट हो जाता है. मेरे टाइम पे ऐसा ट्विस्ट आ चुका है. वी थॉट जीन पियाजे इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो मतलब ये तो आएगा ही आएगा श्योर श्योर. और इसको छोड़ के जो बाकी 2 थ्योरिस्ट है ना, उनके ऑप्शन में क्वेश्चन आ गए थे. जीन पियाजे वाज नॉट आस्क्ड ओनली. ठीक है, तो आपको तीनों थ्योरीज पढ़नी है. ऑल द 3 थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीटेट एग्जाम्स. ठीक है, जीन पियाजे. सो लेट्स मूव ऑन थ्योरीज. ठीक है, फर्स्ट वी हैव जीन पियाजे. ये आपकी बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ, ये जो मैं कुछ अच्छा
इन बिटवीन ठाकुर बुक में तो कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन नहीं है, आई डोंट नो अबाउट द लक्ष्मी बुक। मैं जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगी ना वो सारे आज आपको नोट करने हैं। वो पॉइंट्स आपके बीएड की सब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हो, एंड व्हेन यू विल गो फॉर द ऑब्जेक्टिव, जब आप एग्जाम दोगे मल्टीपल क्वेश्चंस दोते हो तो उसके अंदर भी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है वो इसमें ना हो, बट अगर आप आंसर में वो लिखोगे तो दैट विल गिव एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। उनको ये समझ में आ जाएगा कि आपने इन डेप्थ स्टडी कर रखी है। जीन प्याजे इज नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, ये किसी को बताने की नीड नहीं है। हमारे पास मैथ्स में भी फादर होते हैं, इसमें भी फादर है हमारे पास, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट एंड हिज थ्योरीज नेम इज नोन एज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो इसकी थ्योरी है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर? Can anyone tell me what do you mean by the word cognitive? इससे रिलेटेड हम लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि cognitive वर्ड क्या होता है। वेरी गुड, हमने लास्ट क्लास में भी किया था, रिलेटेड टू माइंड। सो जीन पियाजे टॉक्स अबाउट 4 स्टेजेस। वो 4 स्टेजेस को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो माइंड है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, वो कैसे डेवलप होता है इन 4। These are the 4 stages defined by Jean Piaget. The first stage is sensory motor stage, 0 to 2 years. Second stage is pre-operational, 2 to 7 years. The third stage is concrete operational, 7 to 11 years. 7 to 11 years and formal operation 11 to 14 years. ठीक है, सॉरी इसमें 15 दिया हुआ है, कहीं कहीं जगह जीन पे आ जाए में 14 दिया हुआ है, दैट हार्डली मैटर्स। ओके, नाउ जीन पियाजे सेज दैट व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जो हमारी 0 to 2 years वाली स्टेज होती है, उसमें जो बच्चा होता है, आप इसको यहीं से ही आप पता लगा सकते हो कि वो क्या बोलना चाहता है। वो बोलना चाहता है दैट द चाइल्ड ऑब्जर्व्स एंड लर्न्स एवरीथिंग थ्रू सेंसेस। ये आप भी, अगर आप प्रैक्टिकली आपके घर में भी नीज होंगे, नेफ्यू होंगे, आपके उन चिल्ड्रन हो, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको ABCD नहीं पढ़ाते 2 years तक। वो हर चीज क्या करता है, सेंसेस से ऑब्जर्व करता है। ही कैन फील, ही कैन टच एंड फील। वो उसी से हम उसको बताते हैं, हम उसको हाथ में पेन दे देते हैं, हम उसको सिखाते हैं कि कैसे उसको होल्ड करना है। वो क्राई करता है, हम रोते हैं तो उसको लगता है कि अच्छा कोई सैड है। हम लाफ करते हैं, हम स्माइल करते हैं तो हमें देख के स्माइल करने लगे। उनको नहीं पता कि सामने वाला क्यों हंस रहा है, बस वो इसलिए हंस देते क्योंकि हम हंस रहे होते हैं हमें देख के। सो दे कैन फील, they work, they learn everything through their senses. So Jean Piaget says that during the first stage, it is sensory motor stage that we work through our senses. We start holding a pencil, we only know how to hold a pencil at 2 years, we don't know how to write anything. ठीक है, so we work through the senses. इसकी मेन क्रक्स क्या है, वर्क थ्रू सेंसेस। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इन्फ्रेंट एक्सप्लोर्स द वर्क बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस विद फिजिकल एक्शंस। ठीक है, से फर्स्ट स्टेज हो गई। नाउ कम ऑन टू द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। और क्या लिख सकते हैं इसमें, okay, now the second stage is pre-operational stage that starts from 2 to 7 years. ठीक है, इस स्टेज का जो बच्चा होता है ना, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है। वही जो मैं अभी समझा रही थी कि आफ्टर 2 years अगर आप बच्चे को बता दो, अगर आप उसको बोल दोगे कि इसको बोर्ड बोलते हैं तो वो इसको बोर्ड ही बोलेगा। आप उसको बोल दोगे इसको पेन बोलते हैं तो वो इसको पेन ही बोलेगा। उसको नहीं पता कि इसको डेस्क बोलते हैं या इसको चौक बोलते हैं। जो आप बता दोगे ही विल परमानेंट, कि मतलब वो इस ऑब्जेक्ट को अपने माइंड में फिक्स कर लेगा कि मेरे को ये बताया गया तो इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अगर आप बोलो ये ट्री है, ये पार्क है, तो उसको ट्री और पार्क ही फिक्स कर देगा। तो ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकेंड होता है इसका कि जैसे अब उसको ये पता चल जाता है इस स्टेज पे 2 to 2.5 3 years तक
कि उसकी कौन सी चीज होती है और उसके ब्रदर की कौन सी चीज है। अगर आप दो चीजें ले आओ और बोलो कि दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू, ही विल टेक हिज ओन एंड ही नोज दैट द अदर वन इज हिज सिबलिंग्स थिंग, ठीक है। तो वो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर थिंग क्या है, उसको क्या बोलते हैं और ये किसके लिए आई है। ये हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकेंडली, इसमें जो अभी 2 to 3 में तो नहीं होते हैं, उसके बाद जो 4, 5, 6, 7 वाली जो स्टेज आती है उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। उनको सिर्फ अपना ही चाहिए होता है, इंपॉर्टेंस, जैसे बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस, ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट वो हो जाता है कि मतलब एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड अस। ऐसे हो जाते हैं ना बच्चे की, मतलब जो मैंने बोल दिया वो ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला है कि मुझे अभी बाहर कार में जाना है तो अभी ही जाना है, ठीक है ना। ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं ना। तो वो एक स्टेज होती है, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, वो सब बच्चों के साथ यही होता है। अगर मुझे पेंसिल चाहिए तो ये मेरी ही है, मैं अपनी ही लूंगी और मैं किसी और की टच नहीं करूंगी। ऐसे बच्चे होते हैं। शेयरिंग वाला पार्ट थोड़ा सा हट जाता है, तो वो किसी एक बच्चे में नहीं होता, वो सब में होता है। तो जीन पे आधे सेज दिस इज नोन एज प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसा वो सोच रहा है वैसे ही सब सोचे, मतलब हाँ, सेल्फ सेंटर्ड। कि अगर मैंने अभी बोल दिया कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज देखनी है तो मतलब आप सब वही देखो। वो हो सकता है 1 मिनट के बाद मेरा माइंड चेंज हो जाए, मेरे को कुछ और देखना हो, लेकिन आप वही देखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड देम। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज हो गई, ठीक है। देन कम्स द थर्ड वन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 0 to 2। ये कुछ कुछ वर्ड्स आपके बुक में नहीं है, दीज वर्ड्स आई एम राइटिंग फ्रॉम माई ओन, तो इसको नोट जरूर कर लेना। Okay, so now third comes the concrete operational stage. This stage starts from 7 to 11 years. इस स्टेज पे क्या होता है कि अब आप इस स्टेज पे आके बच्चों को मैथ्स के सम्स दे सकते हो, वो थोड़ा सा मैथ्स के सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 7 इयर्स का बच्चा 3rd 4th क्लास में होता है, ठीक है, 1st 2nd 3rd क्लास में होता है। तो आप इसमें बच्चों को एडिशन सिखा सकते हो, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसे सिखाते हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। अब उनको आप बता सकते हो दैट इफ आई हैव 1 पेंसिल एंड आई गिव यू 1 मोर पेंसिल, तो अब इसको ऐड करो, कितना होता है, 1 + 1 = 2। तो उनकी लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्क्रीट स्पेसिफिकली आई हैव मेंशन, ये आपको जरूर लिखना, अगर ये पॉइंट लिखोगे। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है एक फिक्स्ड जगह तक उनकी लॉजिकल रीजनिंग होती है। इसका मतलब वो अगर आप उनको वो a + b + c का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन दे दोगे तो वो ये वाला नहीं कर पाएंगे। अभी उनको एक कॉन्क्रीट होता है, एक फिक्स होता है, एक लिमिटेड एरिया होता है जिसके थ्रू आप उनको वो लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हो। उनका एरिया लिमिट कहां तक होता है, अगर इस स्टेज पे देखा जाए तो 1+ मतलब बिफोर 7 अगर देखा जाए तो मैथ्स के वो सम्स, जो स्टेटमेंट वाले सम्स आते हैं, प्रॉब्लम सम्स आते हैं, तो हम अभी सिर्फ उनको उतना ही दे सकते हैं, हम उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं दे सकते हैं। अगर हम इस स्टेज पे बच्चों को इंग्लिश ही देख लो, इंग्लिश की क्लास है, हम उनको अगर राइटिंग देते तो हम उनको अभी तक सिर्फ इतना दे सकते हैं दैट राइट अ पैराग्राफ ऑन माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड, सिर्फ एक फिक्स एरिया दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करे। आफ्टर 11 years वी कैन गिव अ क्वेश्चन लाइक राइट अ पैराग्राफ ऑन इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डीप जाना पड़े, जो कभी बने नहीं है। माय फ्रेंड, माय पेरेंट्स उनके सामने है जो उनके साथ रोज रहते हैं। सो दैट इज द कॉन्क्रीट, कि मतलब एक फिक्स, एक लिमिटेड एरिया दिया जाता है उनको थिंकिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडक्टिव थॉट, कि वो सिर्फ उतने ही एरिया तक सोच सकते हैं। ये हमारी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 11 to 15 years। इसमें हमारी क्या आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, कि अब हम इसमें बच्चों को थिंकिंग के दे सकते हैं, थिंकिंग बियॉन्ड देयर लिमिटेशंस, ठीक है। हम उनको एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर आप इमेजिन करो कि आप कोई ड्रीम वर्ल्ड में हो, ड्रीम लैंड में हो, गए तो नहीं है वो बच्चे, बट इस स्टेज में बच्चों का माइंड इतना ओपन अप हो जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर
सकते हैं, वो मूवीज देखते हैं, वो कार्टून देखते हैं, तो उनको पता होता है कि ड्रीम वर्ल्ड क्या होता है, ड्रीम लैंड क्या होता है, तो वो अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं स्टेज पे। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टेज, ठीक है। इसलिए जब यहाँ पे इंडक्टिव थॉट आता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिडक्टिव थॉट। नाउ यू कैन गिव देम एनी एग्जाम्पल, एनी क्वेश्चन। अब आप उसको इस स्टेज पे 11 to 15 ईयर्स वाले बच्चे को मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी आप इंक्रीज करके देते हो। अब आप उनको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे नहीं रखते हो, अब हमारे पास उनके लिए अपग्रेडेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये 4 स्टेजेस है जो जीन पियाजे ने बताई है। सेंसरी मोटर, दैट इज वी वर्क थ्रू आवर सेंसेस एट दिस स्टेज। प्री ऑपरेशनल, देयर इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेल्फ सेंटर्ड होता है इसमें बच्चा, ईगो सेंट्रिक होता है, दैट वॉट एवर आई हैव सेड इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज फॉल्स। देन कम्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें इंडक्टिव थॉट होता है, लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है स्टार्ट बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। देन कम्स फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, और हमारे डिडक्टिव थॉट होता है वी कैन गो बियॉन्ड आवर थिंकिंग, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, लिमिटेशंस। समझ में आ गई 4 स्टेजेस? किसी को कोई डाउट? क्विकली वी विल गो बाय दिस नाउ। जीन पियाजे की वो 4 स्टेजेस तो होती है, उसके अलावा उन्होंने ना कुछ टर्म्स दी हुई है अपने इसमें, वो टर्म्स भी आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही स्पेसिफिक टर्म सिर्फ जीन पियाजे ने ही दी है, ठीक है। सो वन सच टर्म इज स्कीमा। स्कीमा को क्या बोलते हैं हम? स्कीमा मतलब होता है हमारे मेंटल स्ट्रक्चर्स। मेंटल स्ट्रक्चर्स मतलब जितने भी थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, सपोज अगर आप 3 to 4 ईयर्स वाला बच्चा है या 4 to 5 ईयर्स वाला, अब मैंने आपने उसमें मुझे ये बता दिया, मुझे ये पता है दिस इज डस्टर, दिस इज चॉक, दिस इज ब्लैक बोर्ड। अब आप नेक्स्ट टाइम मेरे से दोबारा पूछोगे, मैं बोलूंगी दिस इज डस्टर, दिस इज चॉक, दिस इज ब्लैक बोर्ड, बस मुझे इतना ही बताया अभी तक आपने। तो मेरे माइंड में बिट्स एंड पीसेस कलेक्ट हो चुके हैं कि इसको डस्टर बोलते हैं, इसको चॉक बोलते हैं, इसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता कि इसको करते क्या है। हाउ दीज ऑल 3 आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। तो ये जो हमारे माइंड में बिट्स एंड पीसेस वाले जो आइडियाज कलेक्ट हो जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। बिट्स एंड पीसेस मतलब अभी वो हमारे माइंड में अरेंज नहीं हुए, हमें ये नहीं पता हाउ दे आर इंटरलिंक, हमें बस इतना पता है कि ये स्पेसिफिक होता है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये थॉट्स हमारे माइंड में जो कलेक्ट हो जाते हैं बिट्स एंड पीसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। इसको हम बोलते हैं मेंटल स्ट्रक्चर्स, बिट्स एंड पीसेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक हमारी, ये मैं टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये टेबल आपके बुक्स में नहीं मिलेगा, दिस टेबल इज फ्रॉम माय नोट्स। अगर आप इस टेबल को लिख दोगे एग्जाम में, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को बियॉन्ड डेप्थ में नॉलेज हो चुकी है। ओके, एक टेबल है, मतलब टेबल नहीं, ये टर्म्स ही है। एसिमिलेशन, ये भी जीन पियाजे ने टर्म्स दिए हुए हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है कि वही जो मैंने आपको बताया कि अब मैं न्यू हूं, मैं 2 इयर्स का चाइल्ड हूं, मुझे इसको नहीं पता, मैं पूछती हूँ मम्मा व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं? आपने मुझे बोल दिया इसको डस्टर बोलते हैं। आप मुझे इसको ब्लैक बोर्ड भी बोल सकते थे, अगर आपने मुझे बोल दिया इसको ब्लैक बोर्ड बोलते तो मैं इसको ब्लैक बोर्ड लर्न कर लूंगी। आप मुझे बोलोगे इसको डस्टर बोलते तो मैं डस्टर लर्न कर लूंगी। सो एसिमिलेशन इज दैट आई हैव एडेड समथिंग न्यू टू माई ब्रेन, new information to my brain. I have now been known that this is known as a duster. ये मेरी assimilation हो गई, आपने मुझे आज बताया कि इसको duster बोलते हैं, adding some new information. अब उसके बाद आता है equilibration, कि मतलब मैंने अपने माइंड में उसको जगह देनी स्टार्ट कर दी है, उसको समझना स्टार्ट कर दिया है कि इसको duster बोलते हैं, ठीक है। Then comes new situation. अब आप मुझे, ये तो ब्लैक कलर का डस्टर ऐसे दिख रहा है,
अब आप मुझे कोई और टाइप का डस्टर दिखा दो और पूछो इसको क्या बोलते हैं, सो मुझे उसको समझने में टाइम, मैंने सिर्फ इसी शेप का डस्टर देखा, मुझे पता है इसको डस्टर बोलते हैं। अब आप किसी और शेप का डस्टर ले आओ, कलर उसका पिंक ले आओ, मैं 2 इयर्स का बच्चा, मुझे नहीं पता कि अभी एक ही चीज के बहुत सारे शेप्स हो सकती है, ठीक है। मुझे इसको ही सिर्फ पता है कि इसको डस्टर बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि पिंक कलर का आप कोई डस्टर ले आओ उसको भी डस्टर ही बोलेंगे, उसकी शेप आप इसकी ऐसे, उसकी शेप आप ऐसे कर दो, कैसे भी कर दो, मतलब XYZ एग्जांपल दे रही हूँ। तो मुझे उसको न्यू सिचुएशन के अंदर हैंडल करना है, मुझे अपने माइंड में ये देखना है कि अच्छा इसके पास ऐसे है, इसको आप इरेज कर रहे हो, तो मतलब जो भी चीज इरेज करती है उसको हम डस्टर बोलते हैं, ये न्यू सिचुएशन है। फिर आते हैं डिसइक्विलिब्रियम, कि मुझे नहीं पता अभी भी एग्जैक्टली कि इसको डस्टर बोलते हैं, मैं शायद इसको डस्टर ना भी बोलूं। जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने मुझे दिखाया, 2 सिचुएशंस हो सकती है, या तो मैं उसको डस्टर बोल भी सकती हूँ और मैं उसको डस्टर नहीं भी बोल सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि उसको डस्टर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पता है, उसको नहीं पता है, बोलते हैं नहीं पता, वो चीज हो गई डिसइक्विलिब्रियम। अगर तो आपने मुझे समझा दिया और मुझे पता चल गया कि कुछ भी, आप या तो मुझे उसके बाद आप एज अ मदर या एज अ टीचर आप क्या समझाओगे बच्चे को, एवरीथिंग विच इरेजेस इज नोन एज अ डस्टर, कि कोई भी चीज हमारा इरेज करने के काम आती है हम उसको डस्टर बोलते हैं। अब आप मुझे वो सेकंड वाला डस्टर उठवाओगे, मुझे बोलोगे इसको इरेज करके देखो, वो इरेज हो रहा है, तो आप मुझे क्या समझाओगे कि ये भी इरेज हो रहा है, इसको भी डस्टर बोलते हैं, इसको भी डस्टर बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगी मेरी एकोमोडेशन, कि मैंने मॉडिफाई करा, मैंने अपनी न्यू सिचुएशन में उसको ऐड करा और मैंने समझा कि सिर्फ डस्टर यही नहीं होता है, कुछ भी आप XYZ कोई भी शेप कोई भी कलर दे दो, बस इरेज करने वाली चीज को हम डस्टर बोलते हैं। तो वो क्या हो गई मेरी एकोमोडेशन। समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? मॉडिफाई एंड एडजस्ट, कि मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने उसको मॉडिफाई कर लिया, अभी तक सिर्फ इसको पता था, पर मैंने एडजस्ट करा, मैंने मॉडिफाई करा, मैंने अंडरस्टैंड करा कि कुछ भी इरेज करने वाली चीज को हम डस्टर बोलते, तो मैंने उसको भी डस्टर बोलना स्टार्ट कर दिया, अभी तक सिर्फ इसको बोलती थी मैं। समझ में आया? आई थिंक बहुत लेम एग्जाम्पल से था, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है हमें, तो सबको क्लियर है ना कि क्या बोलते हैं? हाँ, डिसइक्विलिब्रियम में ही होगा ना बेटा, कि आपने तो मुझे बता दिया कि इसको डस्टर बोलते हैं, अब आप मुझसे पूछ रहे हो उसको क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता कि उसको डस्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं। अगर मैं हिंट तुक्का मारना जैसे बोलते हैं तो शायद मैं उसको डस्टर बोल दूं, लेकिन अगर मैं इतनी डीप थिंकिंग तो मेरी 2 इयर्स में नहीं है, तो मैं उसको शायद डस्टर ना भी बोलूं, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना। तो डिसइक्विलिब्रियम कि ऊपर नीचे है, डाइसी है, मैं शायद बोल भी दूं और नहीं भी बोलूं, उसके भी चांसेस है ना, मुझे नहीं पता कि उसको भी क्या बोलते हैं। इस स्टेज के बाद अगर आप मुझे समझा दोगे कि इसको इरेज करने वाली चीज को डस्टर बोलते, उसके बाद तो मैं उसको भी बोल दूंगी डस्टर, तो उसको हम बोलेंगे अकोमोडेशन। इन सबको एक्सप्लेन भी करना होगा? नहीं, इन सबको आपको मेजरली क्या एक्सप्लेन करना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। गुड क्वेश्चन। आप ना जब पेपर में अगर ये जीन प्याजे का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको अपने एक तो इंट्रोडक्शन आपकी बुक्स में दी हुई है, वो वहां से कर लेना, मैंने आपको इतना डेप्थ में बता दिया कि आप वो रीड करोगे ना तो वही सब चीजें हैं, ठीक है। एक तो आप उसको रीड कर लेना और उसको एक्सप्लेन मैं भी बताती हूँ। देखो, जैसे क्वेश्चन आया थ्योरी ऑफ जीन प्याजे, ठीक है, तो आपकी बुक में आपको दिया हुआ प्याजेस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके आपको डिफरेंट स्टेजेस दिए हुए, थोड़ा थोड़ा सा ये पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद ज्यादा उसमें नहीं घुसना, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको मेजरली उसमें फिर क्या एक्सप्लेन करना है, द 4 स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे जो भी हमने पढ़ी है, सेंसरी मोटर वाली, उनको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है डेप्थ में, जितना आपकी जैसे बुक में टेबल में दिया हुआ है उतने एटलीस्ट उतना करो, जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए उनको। बीएड इज ऑल अबाउट राइटिंग, जितनी कहानियां आप डाल सकते हो उतने मार्क्स आपको मिलते हैं। इट इज नॉट पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग। बीएड में ये नहीं कि मैंने एक वर्ड में ऑब्जेक्ट परमानेंस लिख दिया तो समझो कि एग्जामिनर को समझ में आ गया ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को एक्सप्लेन करोगे तो ही एग्जामिनर को समझ में आएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। नहीं नहीं नहीं, अपनी ओन वर्ड्स। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना बीएड में, इसमें सिर्फ कहानियां लिखनी है और अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, और इतनी लिखनी है, इन डेप्थ लिखनी है कि उसको समझ में आ जाए कि आपको सब पता है। तभी मैंने ये टर्म्स बताए, मैंने आपकी बुक्स में नहीं है, आप इसको लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। वो 4 स्टेजेस आपने लिख दी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये टर्म्स लिखनी है। आप लिख देना स्कीमा, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख देना देयर आर फ्यू टर्म्स डिस्क्राइब्ड बाय जीन प्याजे, उसमें फर्स्ट टर्म क्या आ गई स्कीमा, जो होते हैं बिट्स एंड पीसेस मेंटल स्ट्रक्चर,
ऐसे लिख दिया। उसके बाद में ये एक टेबल, ये ऐसे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देना, जैसे फ्लो चार्ट मैंने किया, ठीक है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर दोगे और इस फ्लो चार्ट में सिर्फ एसिमिलेशन, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, मॉडिफाई एंड एडजस्ट, सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। देयर इज नो नीड टू राइट इन बिटवीन। अगर आप इतना फ्लो चार्ट में ये और ये भी मेंशन कर दोगे ना, तो उससे भी क्लियर है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया। आफ्टर द फ्लो चार्ट आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी जो आपकी बुक में दी हुई है ये लिखोगे। इतने में आपका 16 मार्क का क्वेश्चन अच्छा फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है पियाजे की थ्योरी की, कि हम इसको प्रैक्टिकल स्कूल फील्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। जब हम ये पढ़ लेते हैं थ्योरी, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्लास में हमें किस कैटेगरी के बच्चों को कैसे डील करना है। 2 to 7 ईयर्स वाले बच्चे अगर मेरी क्लास में हैं, तो मुझे पता है कि उनका माइंडसेट कितना चलेगा, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस करेंगे। 7 to 11 वाले ईयर्स वाले बच्चे, तो मुझे पता है कि उनको किस तरीके के सम्स देने हैं, किस तरीके के उनको इंग्लिश में क्वेश्चंस देने हैं। उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं, मुझे पता चल गया कि उनको कॉन्क्रीट थिंकिंग ही आती है, तो उनकी लिमिटेशंस तक ही मुझे देना है। और एज के अकॉर्डिंग ये पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि क्लास में बच्चों की थिंकिंग कितने लेवल तक है, और हमें उस अकॉर्डिंगली कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे हमारा करिकुलम सेट करना है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रंस सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज। हमें ये देखना है कि कुछ बच्चे क्लास में बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कैसे उन बच्चों को भी क्लास में इन्वॉल्व करना है, हाइपर एक्टिव बच्चों को भी कैसे क्लास में सेटल करके चलना है, ठीक है। और कुछ बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये भी हमारी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हो, तो हमें उनके साथ भी बैलेंस करके क्लास में चलना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलना है, ये हमें पता चल जाएगा। अब हम ये नहीं कि कॉन्स्टेंटली उनके पेरेंट्स को बुला के बोले कि ये तो हमेशा शेयरिंग ही नहीं करता। आपको पता चल गया है कि ये एक पार्ट होता है हमारी लाइफ का, कि जो उस पार्ट में हम शेयरिंग नहीं करते, हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो रादर देन कंप्लेनिंग द पेरेंट्स, आप खुद अपने बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि आपको ये पता चल जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हमारी क्लास के अंदर, तो हमें सबको केटर करके चलना है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म पढ़ लेना, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन में आप पेपर में अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है, आपको लग रहा है कि आपका भी और लिख सकते हो, तो क्रिटिसिज्म लिख देना। ये आपके आगे जीन पियाजे की पूरी थ्योरी। डन क्या? ये रहने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस जितना मैंने बताया ना, इंट्रोडक्शन लिखनी है जीन पियाजे की, उसके बाद आपको उसकी 4 स्टेजेस एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, स्कीमा बताना है क्या होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बतानी है, लास्ट में 1 और 2 क्रिटिसिज्म्स में हम आपको बताएंगे कि पेपर में एग्जाम मतलब क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है, तो कंक्लूजन में आप लास्ट में क्रिटिसिज्म दे सकते हो उसमें। ये हो गया आपका जीन पियाजे। क्लियर विद एवरीवन? मैंने बोला आपको रीड कर लेना, 1 और 2 पॉइंट्स कंक्लूजन में ही लिख देना, नॉट मच इम्पोर्टेंट, बस आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ समझाने की नीड ही नहीं है मेरे। नेक्स्ट कम्स कोलबर्ग थ्योरी, ठीक है। इसका फुल नेम है लॉरेंस कोलबर्ग। क्लियर? इनका फुल नेम है लॉरेंस कोलबर्ग। इनकी जो थ्योरी है, जैसे हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, कोलबर्ग की थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव क्या था? रिलेटेड टू व्हाट? माइंड। मॉरल क्या हो गया? एथिक्स। वेरी गुड। मोरालिटी, एथिक्स। अब उनकी स्टेजेस जो थी वो माइंड से चलती थी, वो बोलते थे हर बच्चा माइंड से सोचता है, सेंसेस से सोचता है, उसकी थिंकिंग वगैरह सब माइंड से होती है। ये बोलते हैं हमारी जो स्टेजेस है, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो किसके अराउंड है? मोरालिटी, मॉरल, एथिक्स के अराउंड है। वो कैसे? अब हम आगे इनके पास ऑफ कोलबर्ग, ये आप इसको गूगल सर्च करना, जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ वही स्टोरी आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक ये टर्म है जो कोलबर्ग ने दी हुई है, मॉरल डिलेमा। इसका क्या मतलब है कि एक बार बोलते हैं कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, हस्बैंड वाइफ है ना इसमें, हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ हैं,
तो जो वाइफ है ना, उस शी इज ऑन द डेथ बेड, ठीक है, तो उसकी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, शी इज ऑन द डेथ बेड। और एक मेडिसिन है जो वो अगर वो लेती है एज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स, कि अगर वो मेडिसिन लेती है स्पेसिफिक वो मेडिसिन, सो दैट मेडिसिन कैन सेव हर लाइफ, ठीक है। नाउ दे आर नॉट मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो और वो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन भी होती है, और हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, दैट ही कैन नॉट अफोर्ड दैट मेडिसिन। उसको किसी से पता चलता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सो एंड सो प्लेस है, जहाँ मतलब ये अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, आप पढ़ोगे तो और थोड़ा स्पेसिफिक दिया होगा एग्जाम्पल गूगल पे, एक प्लेस है वहां पे पर्टिकुलर वो मेडिसिन मिलती है, उस स्टोर पे मिलती है, लेकिन उसको पता है कि ही कैन नॉट अफोर्ड दैट मेडिसिन, वो नहीं ले सकता, और उसको पता है कि अगर इस स्टोर के अंदर जाऊंगा तो वहां पर मेडिसिन पड़ी है जो मेरी वाइफ को सेव कर सकती है फ्रॉम द डेथ। अब उसके पास टू सिचुएशंस है, क्या सिचुएशन हो सकती है उस केस में? हम्म, चोरी कर ले, वेरी गुड। या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं लेके नहीं आ सकता, या फिर वो क्या करे, चोरी कर ले मेडिसिन, दो ही ऑप्शन है। तो उस चीज को कॉलबर्ग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मॉरल डिलेमा। अगर तो वो खरीद लेता है, वो अगर या तो वो खरीद तो सकता ही नहीं, किसी केस में पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए खरीदना, या तो वो वाइफ को डेथ बेड पे देख रहा है और मरने दे। अगर वो चोरी करे तो वो उसका मॉरालिटी, उसके एथिक्स, जो आज तक वो इतना बड़ा हुआ उसने जो सीखा है कि वी शुड नॉट स्टील, वो उसकी एक मोरालिटी हर्ट होगी, वो अपनी आउट ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉरल डिलेमा। ही इज नाउ स्टक कि मैं या तो उसको मरने दूं, वो भी नहीं हो सकता, मेरे मेरे कॉन्शियस नहीं अलाउ करती कि मैं अपनी वाइफ को अपने सामने मरता हुआ देखूं, और मैं दूसरी तरफ चोरी भी नहीं कर सकता, ये मेरे एथिक्स नहीं कहते कि हमें कुछ चोरी करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, दिस इज मॉरल डिलेमा, ठीक है, ये कॉलबर्ग ने डिस्क्राइब करी है मॉरल डिलेमा, ठीक है, इसको आप सर्च, किया उसने, बस इतने पे ही हाँ, तो ये डिलेमा है ना हमारा। अब इससे हम आगे स्टेजेस बताएंगे ना कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम इस स्टेज पे फंस जाते हैं कि हम सिचुएशन नहीं। अब आप बच्चों से पूछोगे क्लास के अंदर, बच्चों की थिंकिंग देखोगे, बच्चों की मोरालिटी जज करोगे इस केस में। कुछ बच्चे होंगे, मैम कोई अब मरते हुए थोड़ी देखेंगे, चोरी कर लेंगे, तो आपको उससे उनकी थिंकिंग पता चलेगी बच्चों की कि ये बच्चे कैसा सोचते हैं, ठीक है ना। अब आगे हमारी लेवल्स, इसकी जो स्टेजेस होती है लेवल्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब्ड है कॉलबर्ग की। नहीं, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। अगर आपको लगता है कि पेपर में अगर जैसे होता है कभी कभी कि हमारे पास टाइम भी है, हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम भी है और जो बाकी के लेवल्स है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब सबकी, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, सबकी अपनी राइटिंग और उसपे होता है ना डिपेंड, को छोटे छोटा लिखते हैं तो अब, लेकिन उनको शीट्स तो 7-8 फिल करनी होती है, तो उनको लगता है कि इतने मेरी इतनी सी राइटिंग है, इसमें मैं सारा तो लिख नहीं पाऊंगा, लगता है तो लिख देना। अब हम जैसे मैं हूं, मेरे को पता है कि मेरी राइटिंग बहुत ब्रॉड है, तो मुझे पता है जितना मैं पढ़ती हूँ उतना ही मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता, तो फिर आप अगर उसको मेंशन भी कर दोगे ना कि कॉलबर्ग टॉक्स अबाउट मॉरल डिलेमा, तो भी चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हो, अपने पेजेस बढ़ाने या करने, तो स्टोरी लिख देना, ऐसा कोई नहीं है। कोई और मतलब, कॉलबर्ग ने तो यही स्टोरी मेंशन करी है, आप गूगल पे सर्च करना कॉलबर्ग्स मॉरल डिलेमा स्टोरी, और हमारे टाइम पे बीएड में हमें यही पढ़ाया गया था कि कॉलबर्ग की यही स्टोरी है, उसने यही डिस्क्राइब करा हुआ है। हाँ, आप एक बार पढ़ के देखना, उसमें और स्टोरीज नहीं आएंगी, यही स्टोरी आ रही होगी उसकी, है पेरेंट्स रिलेटेड ही। अच्छा, जो आप बता रहे हो, अगर आप ये मेंशन करोगे तो इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि कॉलबर्ग ने यही स्टोरी बताई हुई है अबाउट द मेडिसिन वाली। टू ट्रैक्स आ गए, एक ट्रैक पे एक पर्सन है, ट्रैक पे काफी भीड़ है, तो आप ट्रेन कहाँ भेजोगे, तो फिर वो वही सेम पर्सन का पेरेंट एक बंदा, फिर आप कहाँ भेजोगे? आप एडवाइजेबल रहेगा कि अगर आप ये लिख दोगे, बाकी चलो आगे देखो बेटा, आप मॉरल डिलेमा वर्ड भी मेंशन कर दोगे ना तो वो भी सफिशिएंट रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि स्टोरी आपकी बुक्स में नहीं है, ये मैंने आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बताई है स्टोरी, ठीक है। अब आ जाओ लेवल्स पे।
ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, वो ऐसे नोट कर लेना, इसमें टाइम यूटिलाइज होता है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिख। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग हम 3 लेवल्स में, हमारी मोरालिटी, हमारी थिंकिंग जो है 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, हमारी स्टेजेस, ठीक है। अब उन 3 लेवल्स के अंदर सब हेडिंग्स में आप स्टेजेस होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ऐसे ही लेवल 2 में स्टेज 3 एंड स्टेज 4, और लेवल 3 में स्टेज 5 एंड स्टेज 6, ऐसे आता है। ये आपकी बुक्स में है, देखो, तभी मैंने पूरा नहीं लिखा। लेवल 1 इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, ठीक है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, इसके अंदर आती है हमारी स्टेज 1, दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बुक में है ये, देखो टेबल, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एंड स्टेज 2 इज इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज। ओके, कॉलबर्ग हमें ये कहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इसको पढ़ के ही थोड़ा सा आइडिया लग रहा है हमें, इस स्टेज में वो बोलते हैं कि बच्चा अगर कुछ गलत काम कर रहा है, अगर आप उसको तभी रोक दोगे, उसको पनिश कर दोगे और उसको समझा दोगे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे वो काम नहीं करना, ठीक है। टू थिंकिंग, टू आइडियाज होते हैं, या तो बच्चा बहुत ओबीडियंट बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, और दूसरा अगर ऑन दी अदर हैंड अगर वो कुछ गलत कर रहा है, अगर वो किसी को हिट कर रहा है, आज अगर आपने उसको नहीं डांटा कि हिटिंग इज नॉट गुड, अगर ये नहीं समझाया, तो नेक्स्ट टाइम, अभी वो घर पे आपको हिट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम वो स्कूल में जाके किसी और बच्चे को करेगा, वहां भी नहीं समझाया तो किसी और को करेगा, वो ऐसे करते करते उसको हिटिंग पता चल जाएगी कि हिट ही करना है जब भी कुछ हो। तो ये होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। अगर तो आप बच्चे को समझा दोगे पनिश करके, प्यार से समझाओगे, तो बच्चे कभी कभी नहीं समझते हैं। अगर आप एक बारी पनिश करके समझा दोगे, तो नेक्स्ट टाइम ही वोंट बी एबल टू डू दैट थिंग, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को डांट पड़ेगी, मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये स्टेज हमारी होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, दैट द चाइल्ड learns sometimes through the punishment also, and if you are lenient with them, they won't be able to understand। कभी कभी हमें लाइटली हैंडल करना होता है, कभी कभी ऐसी चीजें बच्चे कर जाते हैं जो डांट से ही सुनते हैं, ऐसा कॉलबर्ग बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में ना बच्चे क्या बोलते हैं कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये पता नहीं होता कि अगर आपने एक रूल बनाया है तो वो रूल उनके लिए हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस स्टेज पे बच्चे, एक एग्जाम्पल बच्चों के लेवल का ही है कि बच्चों ने मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, 6 o'clock उठना होता है। यू एज अ पेरेंट, यू एज अ टीचर एडवाइज दैट द चाइल्ड शुड स्लीप एटलीस्ट बाय 10 o'clock, ठीक है। अब बच्चा वही बोल सकता है कि वो मेरा जो फ्रेंड है ना, वो तो 12 बजे सोता है, आप मुझे 10 बजे सुला लेते हो। तो आपको पता है कि आप उसको 10 o'clock क्यों सुलाते हो, क्योंकि उसने मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है। अगर आपका बच्चा 1 o'clock सोएगा तो मॉर्निंग में 7 o'clock नहीं उठ सकता। तो बच्चों को अभी ये नहीं पता होता कि हमारे लिए जो बोला जा रहा है वो हमारे लिए क्यों बोला जा रहा है। उनको ये लगता है कि मेरा फ्रेंड ऐसे करता है तो मैं क्यों नहीं ऐसे करता। तो उनके लिए अभी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जो दिए जाते हैं वो करेक्ट होते हैं, एक वन पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए करेक्ट नहीं होता इस स्टेज पे। समझ में आया? हाँ, टेट फॉर टैट कंडीशन होती है कि आपने जैसा करा मैं वैसा ही करूंगा। वो अपने अपने पीयर्स को कॉपी ज्यादा करते हैं स्टेज पे, रादर देन बीइंग फोकसिंग ऑन वन रूल जो आपने बनाया है। समझ में आया? उसके बाद आती है हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। ये आ गया हमारा लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। इसकी स्टेज आ गई स्टेज 3 एंड स्टेज 4, दैट इज गुड इंटरपर्सनल सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है।
ओके, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि अब आप बच्चों को इस स्टेज पे बता देते हो, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, अगर हम गुड मार्क्स लेकर आए क्लास में, अगर आप एग्जाम में गुड मार्क्स लेकर आए तो आप अच्छे बच्चे हो, अगर आप नहीं लाए तो वो एक बच्चों को एक स्टेज होती है जिसमें हम बच्चों को डिफाइन करते हैं दैट वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय और यू आर अ गुड गर्ल। अच्छा काम करोगे तो आपको गुड बॉय का टैग मिलेगा, और अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो आपकी सिस्टर को मैं गुड गर्ल का टैग दे दूंगी। हम ऐसे बच्चों को बोलते हैं ना घर के अंदर या स्कूल में भी बोलते हैं, ठीक है, यू आर नॉट वर्किंग, आई विल नॉट गिव यू टॉफी नहीं दूंगी या गुड गर्ल का टैग नहीं दूंगी। तो होती है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, दैट इसको हम गुड बॉय गुड गर्ल वाली रिलेशनशिप बोलते हैं, कि इसमें हम बच्चों को एक दूसरे से ऐसे बताते हैं कि आपने कुछ काम अच्छा करा तो हम आपको ये टैग देंगे, गुड बॉय और गुड गर्ल। तो बच्चों को पता चल जाता है अच्छे काम करने के लिए मुझे गुड बोला जाएगा, और अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है, एक ही हमारी ये वाली स्टेज हो गई, गुड बॉय गुड गर्ल। सेकेंड इज द सोशल सॉरी स्टेज 4 इज सोशल ऑर्डर स्टेज। इस स्टेज पे अभी जब मैंने आपको वो रूल्स वाली बात बताई थी, अब इस स्टेज में बच्चे को समझ में आने लग जाएगा कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, जो मेरे लिए ही बने हैं। अगर मेरे लिए 10 o'clock सोने का रूल बना है तो आप उसको रीजन दे सकते हो कि मैंने क्यों बनाया है। एक दिन आप ट्राई करके देखो, उसको रात को 1 o'clock सुलाओ, सुबह वो नहीं उठेगा। इस स्टेज में बच्चे इतना सोचने लग जाते हैं कि वो सुबह नहीं उठेगा, तो आप उसको ये बोल सकते हो नेक्स्ट डे कि देखा मैं इसलिए आपको 10 o'clock सुलाती हूँ कि 1 o'clock सोओगे तो आप मॉर्निंग में उठते नहीं हो, 10 o'clock सोओगे तो आप मॉर्निंग में इजिली उठ जाते हो। हम ऐसे बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं ना, समझाते हैं ना, तो ये वो वाली स्टेज होती है सोशल ऑर्डर, कि बच्चों को समझ में आने लग जाता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं तो वो हमारे लिए क्यों बनाए हैं। ठीक है, नॉट द रूल्स विच द सोसाइटी हैज मेड। वो ट्रैफिक रूल्स और वो वाले रूल्स नहीं उनको अभी समझ में आने वाले, उनको उनके लेवल के रूल समझ में आने लग जाता है अगर आप उनको रीजंस के थ्रू समझाओगे तो। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट इज लेवल 3, दिस इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। ठीक है, स्टेज 5, स्टेज 6, social contract principle concept। ओके, सोशल कंसाइज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम बच्चों को सिर्फ वो 10 o'clock सोने वाला एक लिमिट एरिया तक हमने रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ था कि ये रूल्स आपके लिए। अब इस स्टेज पे क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे बच्चे इतने केपेबल हो गए हैं सोचने के लिए कि जब हम वो ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक लाइट्स होती है, वो छोटे बच्चों को नहीं पता कि रेड लाइट इज फॉर स्टॉपिंग, वो लर्न कर लेते हैं। वो रट्टा वाली बात हो गई कि उनको रट्टा मारा कि रेड लाइट है तो मतलब हमें स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट है तो हमें मूव करना है। अभी तक उनकी थिंकिंग इतने तक ही थी कि ये रूल बना हुआ है तो हमें फॉलो करना है। अब उनकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। अब हम उनको समझा सकते हैं कि बेटा रेड लाइट इसलिए करी जाती है कि ताकि हम स्टॉप हो जाए और सामने वाला मूव ऑन कर सके। अब हमारे लिए रूल बना हुआ है, स्कूल जाना है तो जाना है, स्कूल में पढ़ना है तो पढ़ना है, ये सब रूल्स हमारे लिए बने हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा बियॉन्ड उनकी एरिया के, अब हम उनको अगर और वाइड सोसाइटी में लेके जाएं तो हम उनको वो रूल समझा सकते हैं और वो समझ जाएंगे कि ये रूल्स हमारे लिए क्यों बने हैं। ये हो गया हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल कॉन्साइजनेस, कि अब इस केस में क्या होता है कि अब इस केस में कभी कभी बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे 15, 16, 17, 18 ईयर्स वाले बच्चे हो जाते हैं कि उनके अपने खुद के रूल्स, अपने खुद की मॉरलिटी, अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस बन जाती है जो सोसाइटी में ना एक्सिस्ट करती हो। जैसे अब बच्चे आजकल, पहले क्या होता था, अभी भी ये तो है कि 18 ईयर्स लाइसेंस का रूल है कि 18 ईयर्स से पहले आपको लाइसेंस इशू नहीं होता, पर बच्चे आजकल 18 ईयर्स तक वेट करते हैं। 15 वाले बच्चे भी कार ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर उनके पैर पहुंच जाए तो कर रहे होते हैं, और 15 ईयर्स के तो कार ड्राइव करते हैं, उससे पहले 12, 13 वाले तो बाइक भी स्टार्ट कर दी उन्होंने राइड करनी। बच्चे नहीं फॉलो करते, तो ये वो केस में प्रिंसिपल कौन सा है, उनको लगता है कि हम चला रहे हैं ना, गिरा तो नहीं है ना, आज तक किसी को ठोका तो नहीं ना, ऐसे बोलते ना, किसी को मारा तो नहीं है ना, चला रहे हैं ना, तो हमें पता हम चला रहे। ट्यूशन जाना है, कैसे जाएंगे, पैदल, रिक्शे पे थोड़ी जाएंगे। वो आजकल के बच्चों का एक स्टैंडर्ड भी तो हो गया है ना मेंटेन, तो उनके लिए वो रूल सही है जो सोसाइटी में शायद अभी एग्जिस्ट नहीं करता। वो अपने रूल बनाते हैं
उनको लगता है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, हम कर रहे हैं ना, अब कोई पैदल थोड़ी जाएंगे ट्यूशन, तो वी नीड अ बाइक। ऐसे बॉयज यूजुअली ऐसा बोलने लग जाते हैं 12 to 13 ईयर्स में आजकल, अब कोई पैदल थोड़ी जाएंगे, अब वो वहां वो भी तो लाता है, वो भी तो लाता है, ऐसे करके बच्चे बोलते हैं। तो वो होगी आपकी प्रिंसिपल को साइज की, वो रूल सोसाइटी ने अभी नहीं बनाया। 12 to 13 ईयर्स में बच्चे कार और बाइक्स राइड कर रहे हैं, वो बच्चों ने खुद बना लिया कि हाँ हम इतने केपेबल हो गए कि हम ये काम कर सकते हैं। तो दैट कम्स इन द प्रिंसिपल कंसेंट। ये हमारे सारी लेवल्स हो गई मोरालिटी की, कॉलबर्ग की स्टेजेस। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये टेबल में आपका दिया हुआ है बुक के अंदर, इसमें से पढ़ लेना, वही सब जो मैंने आपको बताया है वही सब उसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है पेरेंट्स एंड टीचर्स रोल इन मॉरल डेवलपमेंट। जो इतने देर से हम पढ़ रहे हैं सारा वो यही है कि इस केस में पेरेंट और टीचर्स क्या कर सकते हैं उनकी मोरालिटी के लिए, उनको एक्ट एज अ मॉडल। अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप उनको कार की कीज नहीं दोगे तो वो नहीं देंगे। अभी आप उनको डांट सकते हो, अभी वो आपके अंडर कंट्रोल है, 18 ईयर्स के नहीं हुए कि आप उनको कार की कीज आप खुद दो। अगर आप खुद ही दे दोगे तो फिर तो वो जाएंगे ही जाएंगे। तो यू शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल, यू शुड हैव अ केयरिंग एनवायरमेंट। हमेशा उनको सिर्फ डांटना ही नहीं है, कभी कभी उनको प्यार से भी समझाना है, उनकी मोरालिटी कभी कभी प्यार से भी समझाई जा सकती है। यू शुड डेवलप सोशल इमोशनल स्किल्स। क्लास में टीचर को भी सोशल, हमेशा क्लास में टीचर ये नहीं क्लास में आई लेक्चर दिया बच्चों को डांटा और चली गई। यू शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन, बच्चों के साथ थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट रखो, सोशल कनेक्ट रखो कि बच्चे आपसे कुछ अपनी बातें शेयर कर सके अगर उनको कोई प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर्स भी होते हैं ना, हमारे स्कूल टाइम पे भी होते थे, मतलब आए हमें डर लगता था उनकी क्लास में मुंह भी ऊपर करने से डर लगता था हमें, तो हमें वो टीचर नहीं बनना। वी शुड हैव अ गुड रिलेशन विद द चिल्ड्रन। तो ये सारा इसी से बच्चे ओपन अप होंगे। ये सारा आगे आपकी कॉलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, क्विकली एक और थ्योरी है, हम उसको भी करें थे सो दैट हमारी थ्योरीज तो आज कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड इज एरिक्सन। एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन है, उन्होंने क्या बताई है, साइको डेवलपमेंट थ्योरी बताई हुई है। इनकी थ्योरी में आपको क्या बताया हुआ, देखो 8 स्टेजेस दी हुई है इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट स्टेज। इसकी स्टेज के इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे जब छोटा होता है, अगर आप उसके साथ हो, मतलब जैसे ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट का ये मतलब हो गया, जैसे सपोज आप मॉल लेके गए हो बच्चों को, आपका बहुत छोटा बच्चा 1 or 2 ईयर्स का बच्चा है, आपने उसका हैंड होल्ड करा हुआ है और आप उसके साथ चल रहे हो, तो उसको ट्रस्ट है कि इतने ज्यादा क्राउड में भी आपने उसका हैंड होल्ड करा हुआ, दैट माई मदर इज विद मी, ये उसको आप पे ट्रस्ट है। ठीक है, और अगर आपने उसका हाथ छोड़ दिया या उसने आपका हाथ छोड़ दिया और आप आगे चले गए, वो पीछे रह गया, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, उसको आप दिखोगे नहीं, उसके लिए तो सिर्फ आप मदर ही है, वो और तो किसी को जानते नहीं है, एवरीवन इज अ स्ट्रेंजर टू हिम, तो उसको मिसट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जितना मर्जी ओपन अप कर लो, उसके बाद आप उसको चाहिए बोलो अच्छा मम्मा यहाँ पे खड़ी है, आप जाओ वहां तक चले जाओ, उनसे हेलो कराओ, वो नहीं करेगी, उनको ये लगेगा कि शायद आप उसको छोड़ के चले जाओगे। तो ये वो स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या तो उनको ट्रस्ट बन जाता है कि अगर आप तो उसको छोड़ रहे हो, आप वहीं खड़े हो और उसको छोड़ रहे हो, तो उसके अंदर ट्रस्ट है कि मदर यहीं खड़ी है। अगर एक बार कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो लॉस्ट हो गया और आप आगे चले गए, तो उसको कभी ट्रस्ट वापस रीगेन होने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको फिर से लगेगा कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा स्ट्रेंजर्स के बीच में। ये हो गई ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली स्टेज। ठीक है, देन कम्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम क्या होता है, हमारा छोटा बच्चा है, अगर तो आपने उसको फ्रीडम दी है कि अगर आपने उसको इतना ओपन अप बनाया है कि घर में कोई भी रिलेटिव आए, आप उससे हैंड शेक करवाते हो, उसको विश करवाते हो, उसको ग्रीट करवाते हो, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी बनी रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से वही सेम रिलेटिव आपके अगर कहीं बच्चे को दिखे, तो बच्चा ओपनली उनके पास जाएगा। ये एक सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन के बच्चे को आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो, किसी से मिलवाते ही नहीं हो अपनी फैमिली में, तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा बड़ा होकर शेम आने लग जाएगी, वो किसी के पास जाया ही नहीं करेगा। ठीक है, वो ओपन अप ही नहीं हो पाएगा।
तो ये होती है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कि बच्चे को, या और इसमें एक और सिचुएशन भी आती है कि अगर तो बच्चे ने कोई गलत काम करा है, तो अगर तो आप उस पर लाफिंग कर, जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे, जैसे सपोज बच्चों ने कोई गलत काम करा, उसके ब्रदर और सिस्टर उस पर हंसने लग गए, तो बच्चों के अंदर एक शेम आ जाती है कि अच्छा मैंने गलत काम करा तो मेरे पे हंस रहा है। तो अगर आपने तो उस हंसते हुए बच्चे को नहीं डांटा, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम वो काम करेगा ना, तो उसको फिर से शेम फील होने लग जाएगा कि शायद, अगर तो आप उसको समझा दोगे कि नहीं कोई बात नहीं, छोटा बच्चा, उसको अभी नहीं पता कि ये क्यों करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा सा फ्रीली वो काम कर लेगा। अगर आपने उसके सामने दूसरे बच्चे को नहीं डांटा, तो उसके अंदर एक शेम आ जाती है, शेम वाली फीलिंग आ जाती है, शेम एंड डाउट वाली फीलिंग। ठीक है। थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वही बात आ गई कि बच्चों को अगर आप चांस दोगे तो वो इनिशिएट, उनको खुद सामने से जाने दोगे। अब स्कूल में बच्चे जाते हैं, अगर तो अब यू बीइंग अ टीचर, आप पेरेंट, आप बोलो कि अभी तो मेरा बच्चा प्ले स्कूल में है, मैं तो इसके साथ ही बैठा करूंगी 2 आवर्स, तो बच्चे क्या उतना ओपन अप होंगे जितना आपके बिना होंगे, है ना। वो उनको एक माइंड में रहेगा, अच्छा मम्मी यहाँ बैठी है, वो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे कि मम्मी यहाँ बैठी भी है तो मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन है मम्मी बैठी है, तो आप क्या उनके साथ फर्स्ट सेकंड पे स्कूल तक तो जा सकते हो, उसके बाद तो नहीं जा सकते हो। तो बच्चे खुद इनिशिएट नहीं करेंगे उस केस में, और उस केस में आप बच्चों को नहीं करने दोगे। अगर आपका बच्चा वहां पे किसी ने हिट कर दिया तो आप फटाफट उठ के जाके डांटना शुरू कर दोगे, तो बच्चे उससे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। रादर देन आप उसको छोड़ दो, स्कूल छोड़ा है, टीचर्स है वहां पे, वो देख लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे, तो थोड़ा सा बच्चे ओपन अप होंगे उससे। ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, वही हो गया, ये प्यूबर्टी की स्टेज पे आता है कि अगर तो आपने बच्चों को चांस दिया है तो वो आगे मूव ऑन करेंगे। स्कूल लेवल पे आप उनको मोटिवेट करो कि एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। अगर तो आपने मोटिवेट करा तो बच्चे एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते, घर पे हमें पता ही नहीं है कि बच्चे का कल स्कूल में कॉम्पिटिशन है, तो बच्चे नहीं जाएंगे आगे, तो हमने ही उनको इंफीरियर बना दिया, हमने ही उनको इंट्रोवर्ट बनाया है। हम नोट करें कि हाँ कल बच्चे का स्कूल में कंपटीशन है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करवाओ, भले वो वहां पे कुछ ना बोल के, बट आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, तो कभी ना कभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इस स्टेज पे बच्चों को ये पता चल जाता है कि वो हु एम आई, कि मैं को क्या करना है। अगर आप उसको बताओ कि बेटा आपको पढ़ रहे हो, आपने बड़े होके क्या बनना है, तो बच्चे बोलते थे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ बच्चे। और अगर आप बच्चों को शुरू से ही उनका मोटिव पे करवाओगे, ध्यान करवाओगे, ये फर्स्ट सेकंड के बच्चे नहीं बता रही मैं, ये 8-9 में बच्चे आ जाते हैं, अगर आप उनको गोल उनके बचपन से ही बता लोगे तो उनको एक थोड़ा सा आइडिया रहता है, तो उनको अपनी आइडेंटिटी पता चलती है। अगर नहीं तो वो रोल कंफ्यूजन रहता है, उनको पता ही नहीं होता, उनको पता है बस पढ़ना है तो पढ़ के आ जाएंगे, उनको ये नहीं पता कि हमने पढ़ना क्यों है। ये हो गई हमारी स्टेज। देन इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, वही बात हो गई कि कुछ बच्चे, आपने देखा होगा क्लास में भी ऑब्जर्व करा होगा, कुछ बच्चे तो उनके ग्रुप्स बने होते ना कि स्कूल में पॉपुलर होते हैं, सबको पता होगा कि अगर इसका XYZ इसका नेम ले दो तो सबको पता होगा कि वो कौन है। और कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो आगे नहीं बढ़ते, फिर वो आइसोलेटेड बच्चे हो जाते हैं। ये 2 सिचुएशंस ये होती हैं। देन इज क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, अगर तो आप बच्चों को अपने बचपन से ही उनकी क्रिएटिविटी, उनका टैलेंट में उनको पुश करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, तो उनकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी। अगर आप बचपन से ही लीस्ट इंटरेस्टेड हो, स्कूल में टीचर भी है, अगर मुझे पता है कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है बट ड्राइंग में अच्छा है, और मैं शुरू से ही इसको पढ़ाई में फोर्स करती हूँ, कभी ड्राइंग में लेके ही नहीं गई, तो बच्चे की स्टेज जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। पढ़ाई में तो मुझे पता है वो अच्छा है ही नहीं, ड्राइंग में भी मैं उसको आगे नहीं लेके गई, तो उसकी थिंकिंग क्या हो जाएगी, एक जगह स्टॉप हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। रादर देन हमें ये करने के बजाय अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं तो मुझे ड्राइंग के कॉम्पिटिशन में भेजना चाहिए। ठीक है। लास्ट इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इस स्टेज में बच्चों के अंदर थोड़ी सी ईगो इंटीग्रिटी आ जाती है। बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मेरे ये फ्रेंड्स है ये मेरे ही फ्रेंड्स है, तो ये वाली स्टेज आ जाती है। और एक होती है डिस्पेयर, अगर बच्चों के साथ वो चीज ना हो तो बच्चे क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। वो एक इमोशनल स्टेज होती है ना 13 ईयर्स 14 ईयर्स वाली, कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरा ही है, और अगर कोई और आ गया तो बस, आजकल तो बच्चे लड़ाइयों पे भी उतर आते हैं, वो गन शूटिंग और ये सब भी होने लग गया अब तो 12 to 13 ईयर्स में, तो ये ईगो इंटीग्रिटी वाली स्टेज होती है। ठीक है। ये आपकी कॉलबर्ग की, सॉरी एरिक्सन की साइको सोशल की, हमारा माइंड और हमारी मोरालिटी दोनों चीजें कैसे वर्क करती है वो इसमें बताया जाता है इस सामने।